नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात का ये कार्यक्रम, ये शो, ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज खास मेहमान हैं योगेंद्र यादव, जो कि खुद स्टूडियो में आए हैं। पूरे देश में यात्रा करते हैं, कभी अपने ज़माने के देश के सबसे मशहूर सेफोलॉजिस्ट रहे हैं। हालांकि इस परिचय पर योगेंद्र जी हर बार आपत्ति करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये आपका वो इतिहास है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। योगेंद्र जी ने उसके बाद कई हैट्स पहनी हैं। फिलहाल भारत जोड़ो अभियान के कन्वीनर भी हैं योगेंद्र जी, खुद राजनीति में भी उतर चुके हैं, जो कि गर्व से ये बात बताते भी हैं। अब पता नहीं उसका कितना पछतावा योगेंद्र जी को अभी है या नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में इसके अलावा 4 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। विनोद जी, अक्सर आप स्टूडियो में राष्ट्र की बात में इनको देखते हैं। विजय त्रिवेदी भी आ गए, उनको भी अभी स्क्रीन पर ला रहा हूं। 2 और पत्रकार बाहर से मेरे साथ जुड़े हैं, सतीश केसिंग और हर्षवर्धन त्रिपाठी। योगेंद्र यादव को आज हम कोशिश करेंगे इन 4 पत्रकारों के सवालों के चक्रव्यूह में फंसाने की। हालांकि योगेंद्र जी ने बड़े बड़े दिग्गज पत्रकारों के सवालों के सामने भी घुटने नहीं टेके, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी। और आज योगेंद्र जी को मैंने इसलिए बुलाया इस संडे एडिशन में क्योंकि अब बिहार की एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, यह प्रक्रिया पूरी हो गई है क्योंकि 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन जारी करने वाला है। अब अभी सूत्रों से हमें जो एक खबर मिल रही है उसके मुताबिक 30 सितंबर को जो फाइनल वोटर लिस्ट बिहार में एसआईआर के बाद आने वाली है, उसमें करीब 7.3 करोड़ मतदाता होंगे। 7.3 करोड़। 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट सूची आई थी उसमें आपको याद होगा 65 लाख वोटर काटने के बाद 7 करोड़ 24 लाख मतदाता थे। और एसआईआर से पहले यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 करोड़ 89 लाख के आसपास वोटर थे। और फिर आपको पता है उसके बाद 65 लाख 65 लाख ये वोटर इस लिस्ट से काट दिए गए। अब खबर हमारे पास सूत्रों से यह आ रही है कि 14 लाख नए मतदाताओं का नाम भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें से करीब 10 लाख ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे और 4 से 5 लाख करीब ऐसे हैं जो 25 साल से ज्यादा के हैं। अब इलेक्शन कमीशन के सूत्र ये बता रहे हैं क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का भी 90% तक 90% आपत्ति और दावों का निपटारा चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया में कर चुका है। सबको इंतजार है फाइनल वोटर लिस्ट आने का। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जब से 24 जून से नोटिफिकेशन आया था एसआईआर का, उसके बाद से सुनवाइयां भी कई हुई। आधार कार्ड को भी बार-बार डॉक्यूमेंट बनाया गया। जिन लोगों के नाम निकाले गए वोटर लिस्ट से उनकी जानकारी भी आदेश के बाद जारी की गई, पब्लिक की गई, उनकी वजह भी बताई गई थी। अब जब वोटर लिस्ट आएगी उसमें ये जो नाम कटेंगे ये कौन लोग हैं, किसके वोटर हैं, क्या ये वोटर लिस्ट अब शुद्ध मानी जा सकती है, और इस नई वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा तो किसका फायदा और किसका नुकसान। योगेंद्र यादव से आज 4 पत्रकार और मैं हम मिलकर सवाल पूछेंगे। सवाल कई हैं, सवाल बताऊं उससे पहले योगेंद्र जी ने जो अपने ताजा विचार देश के सामने रखे हैं वो ऊपर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। योगेंद्र जी अब ये कहते हैं, फिर से दोहरा रहे हैं अपनी बात, वो ये कहते हैं कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर बिल्कुल नोटबंदी की तरह है, एक ऐसी दवा है जिसे बीमारी की तलाश अभी भी है, यानी ये बेवजह किया गया है और बीमारी से भी बदतर साबित होने जा रहा है। वोटर लिस्ट को योगेंद्र जी कहते हैं रिफाइन करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये एसआईआर चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल रहा है, मतदान के अधिकार की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल रहा है। जिन नियमों के आधार पर वोटिंग का अधिकार अब दिया जा रहा है, ये उन सारे नियमों को रीसेट कर रहा है और संविधान से छेड़छाड़ है, बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ है। योगेंद्र जी समझाएंगे अभी कि अब नई वोटर लिस्ट के क्या मायने होंगे, पूरे देश में जब एसआईआर होगा तो क्या इसी आधार पर होगा। कई एक सवाल खड़े होते हैं, सवाल जैसे क्या अब एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट जो आई है शुद्ध हो गई है, नई वोटर लिस्ट में किसके वोटर कटे हैं, क्या एसआईआर ने गैर कानूनी वोटर घुसपैठिए पकड़े हैं, अगर हां तो कितने पकड़े हैं, क्या उसमें यह बताया जाएगा। राहुल गांधी का जो प्रोजेक्ट वोट चोरी है, पूरा अभियान उन्होंने चला रखा है, क्या वो पूरा हो गया, क्या वो अभी भी जारी रहेगा बिहार के एसआईआर की नई वोटर लिस्ट के बाद भी। क्या देश भर को एसआईआर का नया मॉडल मिल गया है, देश भर में एसआईआर होगा तो कितने वोटर कटेंगे, क्या अनुमान है। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल बहुत सीधा, एसआईआर खत्म, क्या राहुल गांधी का प्रोजेक्ट वोट चोरी पूरा। और दूसरा, 4 पत्रकारों के चक्रव्यूह में आज योगेंद्र यादव। सबको स्क्रीन पर लाइए, परिचय मैंने करा ही दिया है। एक तरफ बीच में योगेंद्र यादव हैं और विनोद अग्निहोत्री, विजय त्रिवेदी, हर्षवर्धन त्रिपाठी और सतीश केसिंग।
सभी का स्वागत। योगेंद्र जी, पहला सवाल मेरा, उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म को खोलूंगा। पहला सवाल यही, अब नई वोटर लिस्ट आएगी, अब तो सारे क्लेम्स ऑब्जेक्शंस भी चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में स्वीकार कर लिए, वो कह रहा सब हमने निपटा भी दिया। आपको लगता है इसमें जो 65 लाख वोटर कटने का जो विरोध कर रहे थे सब लोग, अब उनका जवाब उनको मिल जाएगा? क्या ये शुद्ध वोटर लिस्ट होगी और इसमें से कोई कानूनी वैध वोटर नहीं छूटेगा? शुक्रिया मानक भाई। दो चीज़ शुरुआत में कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि भाई कोई चक्रव्यूह नहीं है, चार समझदार लोगों के साथ मित्रव्यूह, चार समझदार लोगों के साथ सच का अन्वेषण है। कुछ सीख के ही जाऊँगा, ऐसी मेरी भी उम्मीद है। दूसरा ये कि मैं पहले बिल्कुल बुनियादी बात कहना चाहता हूँ। इस देश में वोटर लिस्ट में तमाम किस्म की खामियां हैं, आज से नहीं 20 साल से चली आ रही हैं, और अगर उसमें सुधार के लिए कोई कोशिश होती है उसका स्वागत होना चाहिए। गहन कोशिश हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तथाकथित जो गहन पुनरीक्षण है, SIR, देखिए इस देश में इंटेंसिव रिवीजन बिल्कुल बाकायदा कानून में दिया गया है। पिछले 20 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब कर ले चुनाव आयोग, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नया जंतु जिसका आविष्कार किया गया है, जो कि इस देश में कभी नहीं था, उसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बेहद खतरनाक हैं और केवल इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं पिछले 3 महीने से। नंबर 1, पहली बार वोटर लिस्ट में होने की जिम्मेवारी सरकार की बजाय, चुनाव आयोग की बजाय व्यक्ति पे डाल दी है। तुम फॉर्म भरो, नहीं भरोगे तो नाम कट जाएगा। नंबर 2, पहली बार वोटर लिस्ट को इंक्लूजन के साथ साथ सिटीजनशिप की जांच हो रही है, और जिसके अंदर प्रिजम्पशन को पलट दिया गया है। पहले प्रिजम्पशन था कि आप अगर भारत के किसी गांव, शहर, मोहल्ले में रहते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे, कोई शिकायत होगी तो चेक कर लेंगे। अब प्रिजम्पशन ये है कि मुझे नहीं पता तुम नागरिक हो या नहीं हो, दस्तावेज लेके आओ। तीसरी बात, आज तक चुनाव आयोग जिन 12 दस्तावेजों को स्वीकार करता था, जिसे आज भी दिल्ली शहर में, गाजियाबाद में आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस 12 की लिस्ट को अचानक बदल के वहाँ 11 की नई लिस्ट आ गई है। पुरानी और नई लिस्ट में केवल 3 चीज़ें कॉमन हैं। जो दस्तावेज थे जिनकी गहरी एविडेंशियरी वैल्यू थी और जो जनता के पास उपलब्ध थे, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, और जिन दस्तावेजों का लोगों ने नाम नहीं सुना था उनकी मांग की जा रही है। ये 3 खतरनाक चीज़ें हैं, इसकी वजह से मेरे मन में संदेह है। अब अगर आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं, जो मैं सूत्रों के बहाने सुन रहा हूं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती है चुनाव आयोग सूत्रों के जरिए बात क्यों करता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री किया करती थी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले होते थे। अरे भाई, गृह मंत्रालय करता था, ये आपका काम थोड़ी है। बोलो यार, क्या बात है, मुंह से मुंह खोल के बोलो। तो उन सूत्रों को मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग को तो कैसे कहूं, आपको भी कैसे कहूं, सूत्रों से बात कर सकता हूं। तो जो भी सूत्र मेरी बात सुन रहे हों, उन सूत्रों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके आंकड़े में थोड़ा गड़बड़ दिख रही है मुझे। आपने बताया था 7 करोड़ 24 लाख लोग बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट में थे। उसके बाद आप ही ने बताया था कि 16 लाख नए लोगों ने ऐड होने की एप्लीकेशन दी थी। तो 724 जमा 16 हो गए 7 करोड़ 40 लाख। आपने ये बताया था कि आपको 3 लाख के करीब आपत्तियां मिली थी। मान लीजिए आपने वो भी स्वीकार कर ली, आपत्तियां स्वीकार कर ली, तो मेरे हिसाब से 7 करोड़ 37 लाख का मामला बना। इसके अलावा कुछ लोगों की दस्तावेज जांच करते वक्त खारिज भी हुए थे। ऐसा सुना था कि 3 लाख लोगों को नोटिस दिए गए। सब कुछ मिलाकर अगर वो 3 लाख के 3 लाख का नाम कट गया, हालांकि बहुत ही हैरान की बात होगी अगर ऐसा हो जाए, तब भी ये आंकड़ा 7 करोड़ 30 लाख पे नहीं टिकता है। तो थोड़ी सी समस्या है। आपसे क्या कहूँ, सूत्रों से कह सकता हूँ कि भाई सूत्र लोग, आप सूत्र जाके अपने सूत्रों से एक बार फिर जांच कर लें कि मामले में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है। सूत्रों ने एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताई है, वो ये है कि 14 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। 16 के 14 हो गए, कैसे हो गए पता नहीं, मगर उन्होंने एक बड़ी रोचक चीज आपको बताई है कि इन 14 लाख में से 4-5 लाख ऐसे थे जिनकी आयु 25 से अधिक है। आपको ध्यान हो, या ये आंकड़ा मैं पिछले 15 दिन से बता रहा हूं कि चुनाव आयोग, ये देखिए नए वोटर कौन बनते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष, तो 18 को मान लीजिए हिंदुस्तान है, 18 का 19-20 भी हो जाता है। 18, 19, 20 चुनाव आयोग ने आपको ये नहीं बताया है। चुनाव आयोग ने बताया है 25 से ज्यादा की उम्र के कौन है। और चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर कोई 25 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति नया वोटर बनने के लिए अप्लाई करता है,
उसकी विशेष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये संदेहास्पद मामला है। 4-5 लाख संदेहास्पद मामले। और अगर मैं आपको ठीक बताऊं आंकड़ा जो मुझे पता है, चुनाव आयोग को, मेरे को खुफिया जानकारी नहीं है, चुनाव आयोग की अपनी वेबसाइट को हमने एनालाइज किया है कि कुल मिला के 75% ऐसे लोग हैं इन 14 लाख में से, ये सूत्र जरा पूरा सूचना दे दें, जिनकी आयु 18, 19, 20 के बाहर है। तो ये कैसे हो रहा है मानक भाई कि देश में वो लोग जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है वो पहली बार वोटर होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सूत्रों की जानकारी के लिए मैं भी बता दूं कि मेरे सूत्र बताते हैं कि इनमें से कम 5 दर्जन ऐसे लोग हैं जो शतायु हो चुके हैं, यानी कि जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। 100 वर्ष से अधिक कितने लोगों ने अप्लाई, नया वोटर बनने के लिए इस देश में अप्लाई किया, ये भी आप जरा बता दीजिए, सूत्रों से मेरा अनुरोध। ठीक है, ओके। जैसा मैंने कहा योगेंद्र जी, अभी तो फिलहाल इन सूत्रों पर हमें इसलिए निर्भर होना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई आंकड़ा दिया नहीं है। 30 तारीख को जब लिस्ट आएगी उस पर और विस्तार से हम डिबेट कर लेंगे। पहला सवाल मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको दे रहा हूं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि एसआईआर का विरोध जो लोग कर रहे हैं वो अपने निजी कारणों से कर रहे हैं। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि आधार कार्ड मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल होना चाहिए था। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहला सवाल आपका है। हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। मानिक जी, एक तो मुझे आपने बताया नहीं था कि फॉर्मेट ये कुछ होने वाला है कि योगेंद्र जी के साथ हम लोग सवाल जवाब करेंगे। मुझे तो ये बताया गया था कि वोट चोरी पर डिबेट होनी है। हाँ। लेकिन ठीक है, अब योगेंद्र जी को आपने एक, चूंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस अथॉरिटी से हम लोग योगेंद्र जी से सवाल करें, क्योंकि योगेंद्र जी कोई अथॉरिटी है नहीं। बिल्कुल। और उनके मन में भी वैसे ही सवाल जवाब है जैसे हम सबके मन में है। तो मैं नहीं समझ पाया कि योगेंद्र जी को आज आपने ये विशेष दर्जा क्यों दिया है, पहला। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि वोट चोरी और एसआईआर, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि योगेंद्र जी ने जो अभी कहा कि इंटेंसिव रिवीजन तो ठीक है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? और उसके बाद जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इसको जो लोग सुनेंगे उनको भी आश्चर्य होगा। वो कह रहे हैं कि इतने उम्र वाले पहली बार कैसे हो गए, इतने उम्र वाले पहली बार कैसे हो गए, 100 वर्ष के ऊपर की उम्र के लोग हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच सूत्रों को छोड़कर कोई जानकारी है आपके पास? वोट चोरी का पूरा अभियान जो चलाया गया, क्या वो देश में एक तरह का क्यास नहीं करने की कोशिश है? क्योंकि हम सब जानते हैं, और योगेंद्र जी तो मैं लंबे समय से इनको चुनाव विश्लेषक के तौर पर देखता रहा हूं, तो इन्होंने तो देखा है, वो 3% वाला स्विंग बताते थे, 5% वाला स्विंग बताते थे, हालांकि देश ने अब सब वो खारिज कर दिया। तो सवाल ये है कि वो सचमुच कोई ऐसा गंभीर कोई इनके पास है जानकारी, या सिर्फ एक अफवाह छोड़ देना है, एक हवा में कुछ संदेह सा एक पैदा कर देना है कि अच्छा नहीं भाई, अच्छा योगेंद्र जी इतना बढ़िया मीठा मीठा बोलते हैं, तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो डायबिटीज वाला मीठा ना हो जाए योगेंद्र जी जैसे बोल रहे हैं। क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि योगेंद्र जी बोल रहे हैं, बड़ी गंभीरता से बोल रहे हैं, बिना प्रमाण के, बिना किसी एक भी तथ्य के आप जिस प्रक्रिया को दुरुस्त करने की बात हो रही है, उसको ऐसे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं योगेंद्र जी? मेरे मन में ये सवाल। बहुत बढ़िया हर्षवर्धन जी, पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं मैं। आपने कहा, क्योंकि आपने कहा कि योगेंद्र जी को किस अथॉरिटी से, तो सबसे पहली अथॉरिटी योगेंद्र जी को जो हमें लगा वो ये कि जब से ये एसआईआर शुरू हुआ है तब से योगेंद्र यादव जी ने इसके खिलाफ अपनी आवाज सोशल मीडिया पर उठाई, मीडिया में उठाई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव एसआईआर के खिलाफ एक पिटिशनर है हर्षवर्धन जी। और दूसरा, योगेंद्र जी के पीछे जो पब्लिक लाइफ है, जिसमें वो राजनीतिक दलों में शामिल भी हुए, जमीन पर चुनावी प्रक्रिया को देखा समझा भी, और टीवी पर मीडिया में भी एक चुनावी विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट के तौर पर रहे हैं, तो ये उनकी अथॉरिटी। अब जो दूसरा आपने कहा, बहुत बढ़िया आपने ये सवाल उठाया, बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि योगेंद्र जी आपका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें शायद उसकी कुछ एक क्लिप लोग उठाकर वायरल कर रहे हैं कि देखिए योगेंद्र यादव जी ने भी मान लिया कि वोट चोरी का कोई सबूत है ही नहीं, और राहुल गांधी यूं ही बस वोट चोरी करके चल रहे हैं। चलिए पहले दूसरी चीज़ का कर देता हूँ। स्वागत है हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्नों का बिल्कुल सम्मान करता हूँ मैं, चूँकि आपने दूसरे उसका ये अरफा खानूम शेरवानी जी का जो इंटरव्यू उसका जिक्र किया, उसके अंदर बीजेपी वालों ने बड़ी मेहनत की। 23 मिनट का इंटरव्यू था, बेचारों ने 1 मिनट 7 सेकंड कहीं से निकाले, और वो इतने सुंदर निकाले कि मैंने भी उसे रिट्वीट किया। मैंने कहा प्लीज़ आप देखिए, बीजेपी अपने पास तो इतना पैसा वैसा है नहीं कि किसी चीज़ को इतना सोशल मीडिया पे वायरल करवाएं। अब बीजेपी की आईटी सेल ने मेहनत करके इतना किया है, ट्वीट किया, तो मैंने सब लोगों से आग्रह किया कि सब कृपया इसको देखिए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इनकी पोस्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि जो वीडियो में खुद मैं कहता हूँ
और इनकी पोस्ट पे जो लिखा है उसमें कोई संबंध नहीं है। या तो खुद मूर्ख हैं, इतना भी नहीं जानते कि वीडियो में क्या बोला गया है, या समझते हैं कि दुनिया पब्लिक बेवकूफ़ है, पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं कि कौन देखिए वीडियो कौन देखेगा, लोग सिर्फ हमारी पोस्ट पढ़ेंगे, मान लेंगे कि योगेंद्र यादव ने मान लिया है, और कौन हिम्मत मेहनत करेगा कि 1 मिनट की वीडियो देखने की। तो पब्लिक को बेवकूफ़ मानते होंगे, तभी ये किया गया है। तो मैं इसके माध्यम से आप सबसे आग्रह करूंगा कि वो 1 मिनट 7 सेकेंड का वीडियो जो बेचारे बीजेपी वालों ने निकाला है, आप भी सब उसको देखिए, बहुत अच्छा होगा। उसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार वोट चोरी का जो आरोप है वो ज़मीन पे जा रहा है। खुद बीजेपी के वोटर डिफेंसिव पे हैं और पब्लिक को लगता है, और ख़ास तौर पे जो कि बीच में खड़ा वोटर है, तटस्थ था जो अब तक, उस पर वोट चोरी के आरोप का असर हो रहा है। और ये जनता की अदालत का मामला है और ये बहुत गहरा मामला। खैर, सवाल हर्षवर्धन जी का था। हर्षवर्धन जी, मेरा सामान्य निवेदन है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि मैं यहाँ बैठ के अफवाह फैला रहा हूँ क्या कि 100 साल से ज़्यादा के लोग आ गए हैं। बिल्कुल ऐसी बात कहना बहुत अगंभीर होगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा हर्षवर्धन जी, आपके हाथ में फ़ोन होगा, आप CEO बिहार की वेबसाइट पे जाइए। ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, और वो आंकड़े केवल मेरे पास नहीं है हर्षवर्धन जी, आपकी आंख के सामने भी ठीक इसी वक्त होंगे। CEO बिहार की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स की लिस्ट है। दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग ने उस लिस्ट को इतने टुकड़ों में तोड़ के रखा है कि उसको सारे आंकड़ों का विश्लेषण करने में हमारी टीम को 7 दिन लगा। लेकिन आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्लिक कर लीजिए, वहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में अगर आप फॉर्म 6 एडिशन वाली लिस्ट देखें, व्यक्ति का नाम, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, जेंडर और उसकी एज चुनाव आयोग ने दी है। हुजूर, ये मेरा काम नहीं है, चुनाव आयोग ने स्वयं बताया है। इसके अंदर उन्होंने लिस्ट, आप कहें तो मैं आपको अभी फटाफट वो लिस्ट व्हाट्सएप कर देता हूं, और इतना प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप उसको डबल चेक करके मुझे बता दीजिएगा झूठ है या नहीं। मैं मानक जी को अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं। अच्छा, नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी का जो पहला सवाल था योगेंद्र जी, वो ये था, मैं वोट हाँ, आप ही को दे रहा हूं हर्षवर्धन जी, 1 सेकंड बस जरा, मैं आप ही के सवाल का फॉलो अप ले रहा हूं। योगेंद्र जी, क्या वाकई वोट चोरी का एक भी सबूत है? वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के तमाम सबूत हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब मान रहे हैं, हमेशा से रही है। पर ये वोट चोरी का कैंपेन जो राहुल गांधी चला रहे हैं, याद करिए मैंने भी आपसे एक दिन पूछा था योगेंद्र जी, राहुल गांधी कह रहे हैं महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर कार्ड दिए, 1 करोड़ वोटर कार्ड दिए। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भैया 1 करोड़ का कोई सबूत नहीं है। उसी तरह वोट चोरी का कि इलेक्शन कमीशन जानबूझ के वोट काट रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसका कोई सबूत है क्या? जी हाँ, इसके तमाम सबूत हैं। जो महाराष्ट्र में मैंने कहा था मेरे पास 57 लाख का आंकड़ा है, मेरे पास 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं है। जो फैक्ट है मैं तो वही बोलूंगा। 57 लाख वोट ऐड हुए हैं, जो कि बहुत विचित्र हैं, और उसका पैटर्न कुछ ऐसा है जिसके आधार पर लेख भी लिखे गए हैं जो बीजेपी को फेवर करता है। जो कर्नाटका का हमने अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का देखा, पाटिल साहब वाली मधेपुरा में तो वो बताया, और दूसरा आनंद में जो अभी आया, आनंद वाला तो बिल्कुल है कि भाई वहाँ पे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जिनका नाम बदलने की कोशिश होती है, रिजेक्ट नहीं होता फाइनली, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट करता है। और वहाँ कर्नाटका की CID बार बार चुनाव आयोग को लिख रही है। चुनाव आयोग का अपना CEO चुनाव आयोग को लिख रहा है कि कृपया सूचना दीजिए, वो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कल जो सूचना, इससे पहले पालघाट वहाँ से पनवेल से सूचना आई थी, पनवेल वाली सूचना, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 75,000 फर्जी वोट, बिल्कुल, और वो चुनाव आयोग को चुनाव से पहले सूचना दी गई थी, बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और कल जो आई है कुंदरकी की सूचना, कुंदरकी की जो एविडेंस आई है, कल स्क्रोल वालों ने छापी है, बिल्कुल मैं खुद आंकड़ों का विश्लेषण करता हूं, इससे स्पष्ट एविडेंस हो नहीं सकता जितना स्पष्ट एविडेंस कुंदरकी के बारे में आया है। तो आप और मैं इस पे बहस कर सकते हैं कि कौन सी चीज पॉकेट मारी है, कौन सी चोरी है और कौन सी डकैती है, बिल्कुल इस पे बहस हो सकती है, पर सबूत हैं। लेकिन सबूत तो वोट चोरी के पब्लिक के सामने है भाई, सबूत ये कोई छुपे हुए थोड़ा। हर्षवर्धन जी क्या कह रहे थे, बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। नहीं, मैं योगेंद्र भाई से यही बात कर रहा हूँ, लगता है उन्होंने मेरी बात ठीक नहीं समझी। मैंने ये नहीं कहा कि 100 के ऊपर के या 25 के, मेरा सवाल ये है कि जब देश में हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक विश्लेषक, हर जागरूक नागरिक जानता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ रहती रही है और अब उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, तो ये कौन सा एक तरीका है, कौन सा मॉड्यूल है, या और उसको कहें तो थोड़ा शायद वो शब्द किसी को ठीक न लगे, ये कौन सी टूल किट है जो उसको संदेह के घेरे में डालना चाहती है? यानी इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन पर वो जानबूझकर सवाल खड़ा करती है। अगर चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो एक चीज है,
चुनाव आयोग गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये तो खतरनाक है ना सर। ये तो किसी भी स्थिति में किसी भी समझदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आपको तो इस वक्त देश भर में मतदाता सूची दुरुस्त हो। अगर हम ये भी माने, ये मान लें कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं या जो आप लोग कहते रहे हैं उसमें शतांश भी सहस्रांश भी सच्चाई है कि कोई गड़बड़ कर देता है, और आप लोगों ने आनंद पे ही किस तरह से, मतलब ये महाभारत तो हो नहीं रहा है कि अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, ये तो कहने की आवश्यकता है नहीं। 6018 वोट काटने की कोशिश हुई, 24 कटे ना भाई, चुनाव आयोग ने किया, फिर भी आप लोग चुनाव आयोग के घेरे में ले रहे हैं। ये कोई क्या है कि जब तक राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिलेगी तब तक आप लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करता रहेंगे? ऐसे नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ। आमतौर पे क्या है, टीवी डिबेट में लोग ऐसी बात कह के चल निकलते हैं। आपने मौका दिया जवाब देने का, मैं शुक्र करता। ये किसी का आरोप नहीं है, शायद आपको समय नहीं मिला राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद देखने का, या कम से कम मैंने जो बोला उस पे ये आरोप किसी का है ही नहीं कि 6000 वोट आनंद में कट गए। आरोप क्या है समझ लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए, एक बार और जवाब दे दीजिएगा। आरोप ये है कि 6000 वोट काटने की एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए एप्लीकेशन आई, उस एप्लीकेशन पे काम शुरू हुआ, कट सकते थे, कांग्रेस के कैंडिडेट ने ऑब्जेक्ट किया, वोट नहीं कटे। उसके बाद एफआईआर किया गया वहां के अधिकारी द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा एफआईआर किया गया, सीआईडी पे मामला गया। अब आरोप यहां शुरू होता है हर्षवर्धन जी। आरोप ये है कि जब सीआईडी ने जांच के वक्त पूछना शुरू किया चुनाव आयोग से कि आप बताइए इनका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, इनका ओटीपी ट्रैकिंग है, ट्रेल है, वो क्या है, चुनाव आयोग ने 18 बार रिमाइंडर्स का जवाब नहीं दिया। आरोप कुल मिला के ये है कि चुनाव आयोग कुंडली मार के इस सूचना पे क्यों बैठा हुआ है। आरोप ये है ही नहीं कि 6000 वोट कटे, खामखा आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं इसका जवाब देने में। दूसरी बात, आपने कहा चुनाव आयोग देश की वोटर लिस्ट का सुधार कर रहा है। आप शायद मेरी बात शुरू में सुन नहीं पाए। मैंने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार की आवश्यकता है। मैंने कहा कि इंटेंसिव रिवीजन में कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि इंटेंसिव रिवीजन नामक शब्द इस देश के कानून में है, इसकी प्रक्रिया है। स्पेशल इंटेंसिव नामक शब्द इस देश के कानून में नहीं है। यदि है तो आप कृपया मुझे दिखा दीजिए, नाम को छोड़ दीजिए। ये जो 3 विशेष चीजें इसमें स्पेशल इंटेंसिव में की गई हैं, नंबर 1 ओनर्स को वोटर पे ट्रांसफर करना, एन्यूमरेशन फॉर्म, नंबर 2 सभी लोगों से दस्तावेज मांगना, नंबर 3 ऐसे दस्तावेज मांगना जो कि लोगों के पास है नहीं। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है और ये तीनों का मैं विरोध करता हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कृपया सब दर्शकों के सामने अभी बता दीजिए। योगेंद्र, ये जो आप कह रहे हैं ना कि वोटर डिलीट कर दिए गए, काट दिए गए, ये कोई नहीं कह रहा है। योगेंद्र जी, हमने भी राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा वोटर काट दिए गए, वोटर डिलीट कर दिए गए। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार, सारे प्रवक्ता कह रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं काट दिए काट दिए, कोई नहीं कह रहा काटने की कोशिश हुई, सब कह रहे हैं काट दिए। देखिए, काटे नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता को आप अलग से बुला लीजिए। नहीं, राहुल गांधी तक ने मैंने चूंकि इसके ऊपर वीडियो किया है, मैं तो अपनी बात का जवाब दूंगा क्योंकि मेरे दोस्त को बहुत टूल किट की चिंता है। तो मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैंने वीडियो इसके ऊपर किया है, मेरा वीडियो पब्लिक डोमेन में है और आप उसको देख लीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं कैंडिडेट से बात की है, मैंने बीआर पाटिल उनसे बात की है, ठीक है, और सारी की शुरुआत ही इसलिए हुई कि वो पकड़ा गया था समय से, चुनाव से पहले पकड़ा गया, कांग्रेस का डेलीगेशन वहां गया था, सारा खेलिश उससे पहले तो अदरवाइज खेल ही सामने नहीं आता। ओके, सतीश के सिंह, अगला सवाल सतीश के सिंह को दे रहा हूं मैं, उसके बाद स्टूडियो में एक लाइन जोड़ दूं सिर्फ। ले बोलिए हर्षी बोलिए। एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं। देखिए, आप योगेन भाई जो कह रहे हैं, चूंकि बहुत विद्वान समझदार व्यक्ति हैं और ज्यादा विद्वान समझदार वो कुछ भी कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। मुझे तो लग रहा है योगेन जी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं सुनी, क्योंकि हम तो राहुल जी को गंभीरता से लेंगे क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। सवाल यह है कि वो राहुल गांधी जिन्होंने महाराष्ट्र से सब कुछ शुरू किया था, अब महाराष्ट्र से क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि सरकार न होने की वजह से सीआईडी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। सर, देश को इस तरह से, जिस तरह की शैली में एक साजिश टाइप की करने की कोशिश हो रही, मैं फिर कह रहा हूं,
वोटर लिस्ट में ढेर सारी खामियां थी, हैं और आगे भी हो सकती हैं। उसी को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग के साथ हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, ठीक लेकिन है, वो ओके, करने सतीश की कैसे? बजाय ओके, कोशिश दूसरी हो रही। ठीक है सतीश जी, अब आपकी बारी है, बोलिए सतीश जी। जी, मौका मिले तब ना। हाँ, मैं तो बोलिए। आजकल यही देख रहा हूँ बोलिए। मैं आजकल यही देख रहा हूँ कि तमाम चैनलों पर इलेक्शन कमीशन के लिए फ्री के वकील घूमते रहते हैं। बीजेपी वाले तो बोलते ही हैं, फ्री के वकील भी बोलते हैं। ये एक तो पहली बात ये है। योगेन जी, मेरा आपसे बहुत बुनियादी सवाल ये है कि 6 या 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है, और 6-7 तारीख को फैसला आना है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग भी दी पिछली बार सुनवाई में कि कुछ इलेक्शन कमीशन वाले गड़बड़ किए तो बहुत मतलब वो सख्त रुख अख्तियार करेंगे। क्या जो आपने आज चीजें बताई, यहां पर दावा किया, मैं कहूंगा आप पिटिशनर हैं इसलिए आपका तो बनता ही है, तो क्या उन चीजों को आप वहां सामने लाएंगे? क्या एक नए ढंग से इसको प्रस्तुत करेंगे? आप पिटिशन में एडिशनल कुछ आप डालें तो। दूसरा कि ये 30 तारीख के बाद जो ये सूची आएगी, आप वोट चोरी का जो एक पूरा नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ऐसी भी बात आई थी कि अगर कुछ गड़बड़ियां दिखी और वोट चोरी का मामला बड़ा हुआ पड़ा है, तो क्या आप संतुष्ट नहीं होते हैं गहन पुनरीक्षण के बाद वाली लिस्ट से? तो क्या रुख होना चाहिए विपक्षी पार्टियों का? दूसरा सवाल। और तीसरा इससे लगा हुआ एक सवाल है, ये थोड़ा मैं ज्यादा पॉलिटिसाइज कर रहा हूं। ये 10,000 रुपया दिया गया है बिहार में, कहीं इसमें वोट चोरी की गूंज तो नजर नहीं आ रही? तीसरे अच्छा, सवाल का उत्तर योगेंद्र जी का रिश्ता आम आदमी पार्टी से था, जो कि इसकी जनक मानी जाती है, ये फ्री देने की। योगेंद्र जी बोलिए। नहीं वैसा नहीं है, तमाम पार्टियों ने किया। बस ये है कि जब बीजेपी करती है उसकी कोई चर्चा नहीं होती, बाकी करते हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है। ये सब दिन रात तो सशक्तिकरण होता तो है, वो सशक्तिकरण और ये सब होता है, तो रेवड़ी होती है। रेवड़ी होती है। ये सब तो बेकार की चीजें हैं। खैर, जो तीसरी बात है उसका उत्तर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और ये देखिए, कोई खास योजना भी, कम से कम बिहार वगैरह बाकी प्रदेशों में लाडली बहन योजना थी, योजना नियमित रूप से लागू होनी थी, इत्यादि इत्यादि। ये तो सिर्फ एक टाइम की, मतलब इसको कहें रिश्वत, और क्या होती है। पुराने जमाने होते, चुनाव आयोग अच्छा होता, चुनाव आयोग ईमानदार होता, तो चुनाव आयोग कहता कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भले ही लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की रिश्वत दे सकें, हम इसको रोकेंगे। रोकना चाहिए था चुनाव आयोग को इस तरह की चीज़ों को। अगर 6 महीना पहले आप एक योजना बना के लाते हैं तो सरकार का अधिकार है, उसके अंदर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। ये तो शुद्ध रिश्वत देने का काम है। जो अरविंद जी ने भी किया, योगेंद्र जी, अरविंद जी ने भी किया, बिल्कुल। दिल्ली में कैश डालेंगे महिलाओं के अकाउंट में, चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले किया। ये 5-6 राज्यों में अब तक हो चुका है। जो दूसरे राज्यों का मैं कह रहा हूँ, दिया गया था ना, कुछ उधर रोक दिया गया था, दिल्ली वाला रोक दिया गया था। क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर हमारे कोर्ट वोट काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पूरा देश शामिल हो जाता है। ये सब तो आजकल चल ही रहा है। जो आपने कहा कि क्या ये एविडेंस हम सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आएंगे, 7 और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी है। अब हियरिंग का मतलब जजमेंट कब आएगा हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि कई बार रिजर्व भी कर लिया जाता है। सतीश जी, इसका पहला हिस्सा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी रख चुके हैं, बाकायदा फाइल करके ये सूचना दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने सूचना देने का मतलब होता है गलत सूचना देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो बाकायदा वो सूचना दी जा चुकी है, और जब अंतिम सूची 30 तारीख को आ जाएगी तो उसका भी विश्लेषण हम करेंगे। इतना तो आप विश्वास कर ही सकते हैं कि हम बैठे हुए हैं उसका विश्लेषण करने के लिए। हम इनके साथ साथ कुछ और रोचक सूचना भी दी है सतीश जी। हमने ये बताया है कि जो 3 लाख के करीब ऐतराज आए हैं, मजे की बात आप सुन लीजिए, उसमें से 57% ऐतराज स्वयं उस व्यक्ति ने किए हैं जिसके नाम पर ऐतराज हो रहा है। मतलब मानक गुप्ता कह रहे हैं कि मानक गुप्ता का नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए, निकालिए। और 1-2 नहीं है, 57% केसेस ऑब्जेक्शंस के ऐसे हैं। और मजे की बात सुन लीजिए, अगर आप संडे के दिन मनोरंजन चाहते हैं तो इनमें से कोई 700 लोग हैं, 700 लोग जो कह रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं विदेशी नागरिक हूं। लिख के कह रहे हैं।
और चूंकि हर्षवर्धन जी को बड़ा चिंता होगी इन चीज़ों से, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा हर्षवर्धन जी, सीधा इस सीईओ की वेबसाइट पे जाइए, आप देख सकते हैं नाम, योगेंद्र जी, नेम ऑफ द योगेंद्र जी, ऑब्जेक्टर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आपने जो ये 57% लोग कहे ना, जी, जी। जिन्होंने अपने नाम की ऑब्जेक्शन की है, चुनाव आयोग ने बताया ये वो लोग हैं जिनको ये एहसास हुआ कि उनका नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है, वो मूव कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम उस वोटर लिस्ट से निकालने के लिए एप्लीकेशन दिया है। जी, तो मैं आपको अब आंकड़े दे रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, ये सूत्र बड़े अच्छी चीज होते हैं, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं। और सतीश जी, आपको एतराज है चुनाव आयोग के वकीलों पे, मेरे को तो एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं हर शो में 1-2 रहें, कम से कम सामने आंख में आंख डाल के जवाब तो दें इन चीजों का, जैसे आपने अभी बोला। मैं चाहता हूं इन चीजों का जवाब। कुल मेरा एक मिला और के सवाल 3 रहेगा। लाख लोगों ने एतराज किया है, ठीक है। अब आप याद रखिए, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अचानक देखा अरे मेरा नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुलाई के महीने में एक एन्यूमरेशन फॉर्म पे दस्तखत किए हैं, कहा है कृपया मेरा नाम डालिए। वोटर लिस्ट में डालिए। और उस एन्यूमरेशन फॉर्म के नीचे लिखा था अगर आपकी सूचना झूठ हुई तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है। शायद ये उसी वो से लोग डर के हैं। वापस ले रहे होंगे। मतलब अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त लिखा था कि सूचना गलत है, तब मैंने दस्तखत कर दिए। और 3 हफ्ते बाद मुझे अचानक इल्हाम हुआ कि मैंने क्या अपराध कर दिया। और ये जो है, केवल मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग केवल वो नहीं है जिन्हें अभी पता लगा कि मेरा नाम 2 जगह पे है। मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से 700 लोग वो हैं जिन्होंने कहा है कि मैं विदेशी नागरिक हूं, जिसका मतलब है कि कल सुबह आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये संभव है? किस देश की बात हम कर रहे हैं? और आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए, इनमें से 28 लोगों ने कहा है कि मैं मृत हूं। जी, मृत हूं बोला है। आपको उनका नंबर चाहिए, एपिक आईडी चाहिए, एड्रेस चाहिए, मैं आपके पास लिस्ट भेज देता हूं। ये हो क्या रहा है? स्वर्ग से भेज रहे हैं क्या? फर्जीवाड़ा नहीं है क्या ये? मतलब देखिए, हकीकत क्या है? हकीकत ये है, ना उस बेचारे ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, ना उस बेचारे ने ऑब्जेक्शन किया है। सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। वो और जो इस जो पे- शुरू में एक आया था कि बीएलओ अपने आप भर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरे दोस्त जो कि चाहते हैं कि मैं चुनाव आयोग पे भरोसा करूं, मैं तो करना चाहता हूं कि खुशी से मरना चाहते अच्छा, अगर ठीक है। एतबार होता। ओके ओके, अब विनोद जी और विजय त्रिवेदी बचे हैं। पहले विनोद जी आप ही बोलिए। देखिए, आप बचे तो हैं। हम सभी बचे रहे, यही कामना है। जी जी जी। देखिए योगेंद्र जी, आपने बिहार को लेकर के इतनी बड़ी एक्सरसाइज की, आप खुद वहाँ गए, आपने पूरा, जो मुझे याद है वो इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आपने देख लिखा था, सर्वेक्षण करके 2-2 3-3 बार आपने लिखा। और आप ही ने वो किसका था वो डॉग बाबू वाला जो है सबसे पहला ट्वीट किया था। ट्वीट किया था, पर काम वो प्रभात खबर वालों ने हाँ, किया लेकिन था। डॉग बाबू वाला ट्वीट आप ही ने किया था। जी, जी। और जिसको मैंने कोट किया था एक चैनल की डिबेट में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पूरे देश में एसआईआर करेंगे वो। तो क्या बिहार मॉडल वाली ही एसआईआर पूरे देश में होगी, या आपके पिटीशन से, सुप्रीम कोर्ट में जाने से, आपके इन सारे अभियानों से, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है और अपोजिशन कर रहा है, कुछ असर पड़ा है चुनाव आयोग पर कि वो थोड़ा सा अपने एसआईआर जो है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसको इंटेंसिव रिवीजन तक सीमित करे और वो सारी चीज़ें जो है जिन पे आपत्तियां की गई हैं उनको दुरुस्त करे? उम्मीद तो करनी चाहिए। उम्मीद इस देश में इसलिए करनी चाहिए कि अंततः चुनाव आयोग एक संवैधानिक निष्पक्ष संस्था है। ले देकर वोटर लिस्ट इस देश में सुधारने का काम, कर्तव्य और अधिकार चुनाव आयोग का ही है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए। उम्मीद इसलिए भी करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब हुआ तो चुनाव आयोग डर तो गया भाई। पहले 65 लाख काटने में तो कुछ उनको हुआ नहीं। सच बात यह है कि जब एन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, चुनाव आयोग को 2 हफ्ते पहले पता लग गया ये तो 2 करोड़ लोग कट जाएंगे। फिर आखिरी 2 हफ्ते में फ़ोन कर करके बीएलओ को बोला किसी तरह से पूरा करो, तो बेचारे बीएलओ ने घर बैठ के फॉर्म भर दिए। फिर उस मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, अब भी 65 लाख का मामला था। 65 लाख थोड़ा भारी फिगर था। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से सच्चाई ये है कि पिछले 3-4 हफ्ते में फ़ोन पे, क्योंकि आज चुनाव आयोग का सारा काम फ़ोन पे होता है, कोई काम लिखित ऑर्डर पे नहीं होता है। विचित्र संस्था है दुनिया की। मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ अगर वो लिख के कह दें तो ना, तो चुनाव आयोग की तरफ से अब ओरल इंस्ट्रक्शन ये है कि अरे नाम काटने नहीं है, ध्यान रखो किसी का नाम कटना नहीं चाहिए। और अब क्या कर रहे हैं, दस्तावेज तो मिलता नहीं है क्योंकि है नहीं लोगों के पास। तो अब क्या कर रहे हैं, वंशावली की तलाश हो रही है जो कहीं 11-12 की लिस्ट में है नहीं, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी तो चुनाव आयोग डरा हुआ है। लेकिन विनोद जी, मेरा जो चिंता है वो ये कि एक बार सुप्रीम कोर्ट की तलवार इनके सर से हट गई, उसके बाद बंगाल और असम में जाके क्या करेंगे वो मेरी चिंता है। तो मैं बिल्कुल फिर स्पष्ट शब्दों में कह दूं, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं जो चाहूँगा, अब सुप्रीम कोर्ट माने ना माने वो तो सुप्रीम है, मैं चाहूँगा
कि इस SIR में से ये जो 3 खामखा जहर की पुड़िया हैं इसको निकाल दिया जाए। इसके बाद आप पूरे देश में चुनाव लिस्टों का संशोधन कीजिए, कोई ऐतराज की बात नहीं है, स्वागत करना चाहिए उसका। तो बस ये 3 चीजें आप उसमें से निकाल दीजिए, बाकी सब ठीक है। और विनोद जी, क्योंकि आपने पूछा कि क्या बिहार वाला मॉडल पूरे देश के SIR में लागू होगा, तो जहां तक हमें याद है पिछले ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो अब बदलाव और सुधार वो कर रहे हैं वो सिर्फ बिहार के लिए है। हाँ। ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये सिर्फ बिहार के लिए। जब 7-8 तारीख को सुनवाई होगी, हो सकता है कि उसमें पूरे देश के SIR के लिए कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। विजय त्रिवेदी, विजय जी सप्लीमेंट्री पूछ लूं योगेंद्र जी से। सर टाइम थोड़ा कम है, जल्दी बहुत एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब होगा। हाँ। अगर मान लीजिए ये सारी चीजें नहीं मानता है सुप्रीम कोर्ट, वो चुनाव आयोग, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर देशव्यापी मामले में? देखिए, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है कि अगर फील्ड अंपायर ठीक फैसले देना बंद कर दे, पैर विकेट के सामने हो और अंपायर यूं करके बैठा रहे, LBW देने से इनकार कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप थर्ड अंपायर के पास जाएंगे। अब दिक्कत यह है कि थर्ड अंपायर के पास कितनी बार जाएंगे आप एक मैच के अंदर, और यही हो रहा है। एक ज़माने में पाकिस्तान के अंपायर बदनाम हुआ करते थे, अब सच या नहीं पता नहीं, पर बदनाम बहुत हुआ करते थे कि भैया फील्ड में हमारे तो 11 प्लेयर हैं, उनके 13 प्लेयर हैं। इस वक्त यही स्थिति हो गई है। चुनाव आयोग अंपायर की तरह काम नहीं कर रहा, वो तो प्लेयर की तरह काम कर रहा है। अब कितनी बार थर्ड अंपायर के पास जाए उसकी सीमा होती है। विजय जी बोलिए। योगेंद्र जी ने बात ही चुनाव आयोग तक ला दी, तो मैं वहीं सवाल पर आना चाहता हूँ। योगेंद्र जी, मेरे ख्याल से चुनाव में हिंदुस्तान के, अभी आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चुनाव को समीक्षा करने वाले लोगों में से हैं, विश्लेषक तो हैं ही। क्या ये एक्सरसाइज हो रही है योगेंद्र जी कि हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा है, मैं 100% नहीं मानता लेकिन बड़ा हिस्सा है, और यदि हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को चुनाव आयोग के बहाने संदिग्ध कर दें तो हम डेमोक्रेसी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि गलत तरीके से चुनी हुई सरकार। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की, जहाँ से शुरू होते हैं। सेन साहब की बात छोड़ दें, सुकुमार सेन की, जहाँ जो TN सेशन से बात शुरू होती है कि भाई वो सबसे ताकतवर, बहुत अच्छे रहे, उसमें कोई शक नहीं है, उन्हें क्या ज़्यादा करते हैं। लेकिन TN सेशन कौन थे? TN सेशन साहब थे राजीव गांधी के सबसे ब्लू आइड IAS ऑफिसर। उनको बनाया गया, कोई सवाल हुआ? नहीं हुआ। TN सेशन साहब जब अच्छे ताकतवर काम करने वाले बने तो कांग्रेस सरकार ने उसको सिंगल मेंबर से मल्टी मेंबर बना दिया, और वो कोई फैसला सामूहिक बनाने के लिए नहीं किया गया, TN सेशन के पर कतरने के लिए किया गया। ठीक है। उसके बाद से आज तक में, जब से सुप्रीम कोर्ट में आया, उससे पहले तक चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों को सेलेक्ट करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। सरकारी कोई भी था जो पर्ची बनाई नहीं बनाई, मैं उस पर नहीं जा रहा किसने पर्ची बनाई नहीं बनाई, लेकिन सरकार ने ऑर्डर किया, वो हो गया। ठीक है। अब इस सरकार के दौरान जो भी हुआ चुनाव आयोग के बाद हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, यदि आप कानून बना लें तो ठीक है, नहीं तो आप ये प्रोसेस करें जिसमें जज हूँ। मैं उससे सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें हम भ्रम क्या कर रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद कानून बनाए, संसद ने कानून बना लिया। संसद का कानून का मतलब सबने बनाया, अब उसमें विपक्ष की जितनी ताकत होगी वो होगी, सरकार की होगी। तो ये जब हम भ्रम पैदा करते हैं कि भाई CGI को हटा दिया, CGI को हटा दिया, अपना मंत्री डाल दिया, क्योंकि दिया। कांग्रेस सरकारों में वही था हमेशा से। नहीं, वो था कि नहीं, उसको छोड़िए, लेकिन CGI, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा टेम्परेरी अरेंजमेंट है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप कानून नहीं बनाते तब तक। अब संसद की सुप्रीमेसी की हम बात करते हैं, संसद ने कानून बना दिया कि इस तरह का होना चाहिए। अब या तो हम उसके खिलाफ हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर उस पर बात करें, लेकिन ये जो भ्रम हम लगाते हैं, और फिर पर्सनल हम ज़्यादा हो गए। एक बार पहले क्या नाम था उनका, राजीव कुमार जी पर हमने हमला किया, फिर अब ज्ञानेश कुमार जी पर। मेरा तो किसी से भी परिचय नहीं है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यदि ये जो भ्रम हम पैदा करते हैं तो इस तरह से हमने कुल मिला, उसके साथ हमने क्या जोड़ा, पहले हमने कहा EVM खराब है, ठीक है। अब EVM की बात खत्म हो गई, भूल गए, पता नहीं अब ठीक हो गई कि नहीं हो गई, ठीक किसने करवा दी मुझे नहीं पता। फिर वो वोट काउंटिंग, वोट पोलिंग की बात हुई, फिर वो भी खत्म हो गई। अब वोट चोरी की बात आ गई, फिर वोट चोरी के बाद SIR की बात आ गई। इसका मतलब हुआ कि हम पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को और उसके बहाने से इलेक्शन कमीशन को संदेह के घेरे में डाल रहे हैं। क्या आप इसको ठीक मान रहे हैं? और ये सब कुछ ठीक है जो मैंने बोला, इसमें से कोई गलत बात हो तो आप उसको ठीक कर दीजिए। विजय जी, आपकी बात सही भी है, गलत भी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में जो आपने कहा, तकनीकी रूप से वो बात सही है, सब्सटेंशियली वो बात गलत है। तकनीकी रूप से बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया था
कि आपको ये 3 लोगों की कमेटी बनानी ही पड़ेगी, सीजेआई को बैठाना ही पड़ेगा, वो केवल एक अंतरिम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जब तक कि सरकार इस पे नया कानून न बनाए। लेकिन आप असली बात बताना भूल गए, सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून की जरूरत क्यों बताई? पहले से संविधान में व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि जो संविधान प्रदत्त मूल व्यवस्था है उस व्यवस्था में दोष है, क्योंकि वो व्यवस्था सरकार को अधिकार देती है कि अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, आप एक ऐसा लाइए जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्ष नियुक्ति की गारंटी हो सके। वो गारंटी आप कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार पे छोड़ते हैं, सरकार के हाथ नहीं बांधेंगे। सरकार ने कहा लीजिए इसकी गारंटी हम ये करते हैं कि उसके अंदर 3 लोगों की कमेटी होगी जिसमें मोदी जी बैठेंगे, अमित शाह बैठेंगे और राहुल गांधी बैठेंगे, मेजॉरिटी से फैसला होगा। मजाक है सुप्रीम कोर्ट की बात का। इसलिए मामला पुनः सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि इसमें आपके आदेश की जो मूल भावना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्यों हम पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, उसकी अवहेलना हुई है। और दूसरा, विजय जी मुझे आपकी भाषा पे आपत्ति है। आप कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने चुनाव, हम सब शामिल हम नहीं, हम का मतलब ये कि ये जो ऐतराज करने वाले लोग हैं, हाँ, हम का मतलब यही, मैं ये समझ रहा हूँ, मैंने आपकी बात को गलत आपके सामने बैठ के कैसे मैं कहूँगा। और ये तो खेल नहीं होना चाहिए ना, किसी की बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आपके कहने का आशय ये है कि ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं मुझ जैसे, ये लोग देखिए संवैधानिक व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक चीज़ पे विचार करें। हो सकता है खतरा पैदा करने की शुरुआत आरोप लगाने वालों ने न की हो त्रिमूर्ति इस वक्त बैठी हुई है उसने इसकी शुरुआत की हो सकता है त्रिमूर्ति ही नहीं, इससे पहले भी जो लोग बैठे हैं। देखिए, एक तो होता है आप अंपायर को बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो अंपायर, और कईयों के नाम आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो अंपायर आंख के सामने देख के एलबीडब्ल्यू नहीं देता, एक बार नहीं 50 बार नहीं देता, उसके बारे में जब वो लोग कहते हैं कि तो अंपायर नहीं टीम का मेंबर है, दोष किसको दिया जाए? अंपायर को दिया जाए या कि उंगली उठाने वालों को दिया जाए? इस वक्त चुनाव आयोग का जो कंडक्ट है, और आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया, ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई दूध के धुले हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं थी, जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था थी उसका दुरुपयोग हुआ था इससे पहले, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बदलो। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले चुनाव आयोग के बारे में मेरे जैसे लोगों ने आपत्ति नहीं की थी, मैंने एक नहीं कईयों के बारे में की थी। आप कहिए तो मैं नाम गिना के बता सकता हूं जिनके कंडक्ट पे मैंने आपत्ति की थी। वो व्यक्तिगत कंडक्ट की आपत्तियां थी। इस वक्त चुनाव आयोग एज एन इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहा है, त्रिमूर्ति मिलके जो काम कर रही है, ये चुनाव आयोग जैसी संस्था के नाम पे धब्बा है ये जो लोग कर रहे हैं। इसलिए इस पे उंगली उठाना हमारा फर्ज है। अगर इस पे हम उंगली नहीं उठाते तो हम इस देश के संविधान के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा आपको अनुरोध होगा, केवल उंगली उठाने वालों पे उंगली ना उठाएं, ये भी देखें कि किस चीज पे वो जो कर रहे हैं काम। ये आप बात करें ज्ञानेश जी पे, व्यक्तिगत मामला बना दिया गया, क्या काम कर रहे हैं व्यक्ति, आप देखिए। मैं उंगली उठाने वालों पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं कि हम, आप जैसे विद्वान लोग, मैंने आपको इसमें शामिल ही नहीं किया था वैसे, क्योंकि आपका तो मैं एक सोचता हूं कि आप गलत जगह पर जो होते ना, सही आदमी गलत जगह पर, वैसे लोग हैं। किस जगह पे वो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं है। तो वो नहीं है मसला, ये है कि कहीं भ्रम तो नहीं। देखिए ईवीएम पर था, मैं समझता हूँ ईवीएम गड़बड़ थी, तो वो आज क्या हुआ, या तो हम सिस्टम को खत्म कर देते कि भाई हम तो नहीं लड़ेंगे इसके साथ इलेक्शन, या पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसके साथ खड़ी होती। हम एक क्या कर रहे हैं, एक को छोड़ा, फिर दूसरे पर आ गए, तीसरे पर आ गए। अब फिर यहाँ पर भी एक और भ्रम हुआ, आपने कहा कि सरकार ने ये बना दिया। सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है सर, ये पार्लियामेंट का बिल है। हाँ, तो पार्लियामेंट के कानून को पार्लियामेंट के कानून की तरह से देखें, समझे, उसमें कोई अपोजिशन पार्टीज, टेक्निकल बात नहीं करना। देखिए थोड़ा फिर वही बात होती है ना कि सरकार ने ये ऐसा बना दिया, तो ये सरकार ने नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट का कानून है और इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। वो जो फैसला करेगा वो करेगा। और अभी तो जज साहब की हालत तो ये कि हम तो कॉलेजियम को लेकर भी जज कोर्ट में गए, पता नहीं आप हैं कि नहीं उसमें, बहुत सारे लोग गए हुए हैं कॉलेजियम सिस्टम पर भी। तो कोई भी एक फाइनल, और होता क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की ये चर्चा हुई ज्ञानेश जी को लेकर कि वो अफसर हैं, होम मिनिस्ट्री में रहे हैं नहीं रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं? मैंने कहा कि टीएन सेशन ब्लू आइड आईएएस ऑफिसर थे, चुनाव लड़े बाद में, लेकिन नहीं बाद में नहीं, सेशन जी बाद में चुनाव लड़े, सबसे ताकत से चुनाव आयोग को ताकत दी। हाँ। तो हम किसी को पहचान कैसे सकते हैं व्यक्ति के तौर? एक सिस्टम में तो पहचानते हैं। साधारण सा फॉर्मूला है जी, किसी के सीना फाड़ के अंदर ना आप देख सकते ना मैं देख सकता, उसका कंडक्ट देखिए।
ज्ञानेश जी का ना अतीत मैं जानता, ना आप जान सकते, कोई नहीं जानता। उनके दिल में क्या है भगवान जाने, और वो जाने, उनका आपसी संबंध है। मैं तो केवल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ और वो घटिया डायलॉग सुनता हूँ कि तुम ये आपको हलफनामा दो, नहीं तो देश से माफी मांगोगे। मुझे लगता है वो भैया आपत्तिजनक था, मैं आपको उससे चुनाव सहमत हूं। लड़ना है, मैं बात आराम कर रहा से हूं कि चुनाव हम आयोग कुल की मिलाकर भ्रम क्या आप नहीं इस फैला। कुर्सी से उतर जाइए, जाइए बिहार के अंदर, आप भी एक रैली कीजिए, आप भी वोट ले लीजिए। मैं इस पे कंडक्ट पे, उनके भीतर क्या है, पीछे क्या था, योगेंद्र मुझे जी, उससे कोई मतलब एक नहीं। पक्ष ये भी कहता है कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेता और एसआईआर के चुनाव आयोग के विरोधी भी ज्ञानेश कुमार को नहीं छोड़ रहे और कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार को क्या हक नहीं है ये कहने का कि भैया आप हलफनामा दीजिए वरना माफी मांगिए? बिल्कुल उनको हक नहीं है। आपको मैं एक याद दिला दूं, सन 2002 की बात याद दिला दूं। सन 2002 में गुजरात में चुनाव थे। गुजरात में उस वक्त चुनाव थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और श्री जे.एम. लिंगदो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेम्स माइकल लिंगदो जी। उस वक्त मोदी जी ने एक नहीं दर्जनों चुनाव रैलीज में उनका नाम लेकर अटैक किया। लिंगदो से लोगों को समझ नहीं आएगा कि वो ईसाई हैं, इसलिए कहा जेम्स माइकल लिंगदो। पूछा कि क्या उन्हें रोम से आदेश आते हैं? सब मोदी जी के काम थे। उस वक्त क्या जेम्स माइकल लिंगदो ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मोदी तुम कौन होते हो, तुम देश से माफी मांगो, तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा, ये वो नहीं। चुपचाप से सर झुका के जो काम करना था वो चुपचाप से किया। एक संवैधानिक मर्यादा ये होती है। खिलाड़ी और उसमें अंतर यही होता है, खिलाड़ी को हक है। अगर राहुल गांधी बीजेपी पे कहते हैं, बीजेपी को पूरा हक है पलटवार करने का। ये दो खिलाड़ियों का खेल है। चुनाव आयोग खिलाड़ी कब से बन गया, ये मैं पूछना चाहता हूं। तो देकर जाइए अब आज की भी कैसे ये पूरा सिस्टम सुधार तो दे तो दिया उन्होंने, तीन चीजें हटानी है। योगेंद्र जी तो कह रहे हैं तीन चीजें। SIR पे मैं नहीं जा रहा, मैं तो एक बेसिक चीज पे मां पर बताइए ना, ये जो चुनाव आयोग है वो कैसे ठीक करे। वही ठीक हो जाएगा तो सब ठीक होगा ना। रोज रोज कहां तक SIR पर जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल। चुनाव आयोग को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका फिर मैं आपको कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, केवल अंतिम पैराग्राफ का इंटरिम ऑर्डर मत पढ़िए, पूरा जजमेंट पढ़ लीजिए। जजमेंट बिल्कुल स्पष्टतः कहता है कि इस देश के चुनाव आयोग को बनाने की जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो कालांतर में बहुत कमज़ोर साबित हुई है और इसमें सरकार को हक मिल गया अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट करने का। इसे बदलना चाहिए और इसमें न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, नंबर 1। लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी को भी पर्याप्त नहीं है, जरूरी है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। और उसके बाद इसमें कहीं लोक लाज का मामला होता है। इसलिए क्या था, पहले जो चुनाव आयुक्त आते थे, कई डूबियस किस्म के लोग भी आए, ऐसा नहीं कि सब दूध से धुले आए, लेकिन वो कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद ठीक ठाक काम किया करते थे, लोक लाज का डर हुआ करता था। और दिक्कत यह है कि जब से इस देश में मीडिया ने अपना काम करना किया है बंद, और बन गए हैं सारे सरकार की गोदी में बैठे हुए, अब मैं तो और ज़्यादा शब्द क्या इस्तेमाल करूं, उसके बाद से लोकलाज का डर खत्म हो गया कि भैया क्या, जब सैया भय कोतवाल तक डर काहे का। तो लोकलाज, अंततः लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और अगर उसकी व्यवस्था नहीं होगी और अगर इस तरह के काम करेंगे तो कैसे हम बच पाएंगे। तो मुझे वाकई बहुत चिंता है, मैं इससे बहुत खुश नहीं हूँ। वोट चोरी का आरोप इस वक्त नीचे जमीन पे पकड़ रहा है, लोगों को विश्वास हो रहा है, और मुझे इस बात से चिंता हो रही है, क्योंकि मैं केवल ये कह देना कि चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ जाएं इस देश की आम जनता के मन में, उसके बाद हम क्या करेंगे भैया? कुछ तो करेंगे। जमीन पे अंपायर तो चाहिए मुझे, अंपायर तो चाहिए। तो मुझे चिंता भी है इस बात की, बहुत गहरी चिंता है कि इसको यदि हम पूरे सिस्टम को बिल्कुल। तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश की भावना है उसका ईमानदारी से पालन कीजिए, और उसके बाद इतना तो सार्वजनिक, जैसे ज्ञानेश कुमार जी ने जो काम किया है, उसके बाद इस देश की जनता में इतना तो हिम्मत होनी चाहिए कि लोक मत के दबाव से उनको कहा जाए कि अब आप कुर्सी से उतरिए। ठीक है, ओके। लोक मत के दबाव से, किसी कानूनी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लोक मत तो चलना चाहिए लोकतंत्र में भाई। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो आपने योगेंद्र यादव जी के विचार सुने, 4 पत्रकारों के, और मेरे भी आपने सवाल सुने। क्या योगेंद्र जी इस चक्रव्यूह से निकल पाए? अगर आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ये शो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा योगेंद्र जी के जवाब आपको कैसे लगे, हमारे पत्रकारों के सवाल आपको कैसे लगे, और क्या आपके मन में जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिले क्या? कोई सुझाव हो, क्रिटिसिज्म हो, तारीफ हो, वो भी लिख सकते हैं। बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी आपका, और चारों पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए News 24।